बहुत समय पहले की बात है। बनारस यानी वाराणसी में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम प्रताप मुकुट था। प्रताप मुकुट का ब्रज मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर, वीर और गंभीर था। वह बहुत सुंदर था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर का उस वज्रवीर का मुकुट का मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। घने जंगल के बीच उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसमें बहुत से कमल के सुंदर पुष्प खिले थे। एक राजकन्या सरोवर में स्नान कर रही थी जो अत्यधिक सुंदर थी। उसके साथ एक सहेली भी थी। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया और वह भी पहली ही नज़र में उससे प्यार करने लगी। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के पत्ते के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंत पत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर, एक हाथ अपने हृदय पर रखा, फिर वह चली गई अपनी सहेली के साथ। मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, वज्र मुकुट उस राजकन्या के प्रेम बार से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह बहुत उदास था। जब से वह शिकार से लौटा था उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमार की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। यह देखकर उसके मित्र ने एक दिन उससे कहा, लगता है तुम उस राजकुमारी से मिलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन उसमें उदास होने की क्या बात है? तुम जब चाहो उससे मिल सकते हो। राजकुमार ने कहा, मैं उसका नाम पता भी नहीं पूछ पाया, जिसका न तो नाम धाम मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला कैसे पाई जा सकती है? इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से सब कुछ बता दिया। उसने कानों पर उत्पल कमल रखकर बताया कि वह राजा करोड़ों पल के राज्य में रहती है। दांतों को खुरच कर यह संकेत दिया कि वह वहाँ के दंत वैद्य की कन्या है। उसने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। यह सुनकर राजकुमार वज्र मुकुट उदास हो गया। करोड़ोत्पल और उसके पिता में घोर शत्रुता थी। उस राज्य से किसी लड़की का ब्याह कर लाना असंभव था। मंत्री पुत्र ने अपने मित्र को उदास देखकर कहा, मित्र, इस संसार में सारे कार्य बुद्धि से संपन्न होते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा विवाह पद्मावती के साथ ही होगा। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार की जान में जान आई। प्रिय का पता मिल जाने के कारण वह प्रसन्न था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन शिकार का बहाना कर चला। आधी रात में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा करोड़ोत्सव के राज्य में पहुंचकर उन्होंने दंत वैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़े का दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संग्राम वर्धन नाम के इस किसी दंत वैद्य को जानती हैं? यह सुनकर उस वृद्धा स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी धाय हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण अब उन्होंने मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है। राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसे ढेर सारा धन दिया। मंत्री पुत्र ने कहा, तुम हमारी माँ के समान हो, हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें मुँह धन देंगे। तुम पद्मावती से जाकर कहो कि तुमने जंगल में सरोवर के किनारे जिस राजकुमार को देखा था वह यहाँ आया है और तुमसे प्रेम का संदेश भेजा है। वृद्धा मान गई। वह गई और कुछ देर बाद लौट आई। उसने कहा, मैं तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे बताई। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लाने अपने दोनों हाथों में मेरे दोनों गालों पर
कई थप्पड़ मारे। कहकर वह रोने लगे। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु मंत्री पुत्र ने कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया के गालों पर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप लगाकर यह संकेत भेजा है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेजा। बुढ़िया धन के लोभ में यह काम करने के लिए फिर तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं वहाँ से जाकर चुपचाप उसके साथ पास खड़ी रही, तब उसने मेरे द्वारा किए गए पिछले अपराध का उलाहना देते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को उसने बुढ़िया को खिड़की की रस्सी से बांधे पीढ़े पर बैठाकर नीचे उतार दिया। बुढ़िया पद्मावती के घर से लौटकर आई और सारी बात बताई। तब मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, उसने तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज की शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रियतमा के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार उस रात बाग में गया। वहाँ उसने रस्सियों से बंधे हुए पीढ़े को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर कई दासियां खड़ी थी। ज्यों ही राजकुमार पीढ़े पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपनी प्रियतमा के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट आया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी पद्मावती को देखा। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिसमें की शोभा किरणें छिटक रही थी। पद्मावती की उत्कंठा से भरी राजकुमार ने अंग लग गई और अनेक प्रकार की अवभगत करने लगी। वहाँ राजकुमार के गंधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक वह गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिन तक वहाँ रहने के बाद एक रात को उसने अपने प्रिय से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी आया है। वह वहाँ अकेले तुम्हारी धाई के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बताइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा था या बुद्धि शरीर ने? राजकुमार ने बताया, उन इशारों को तो मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतनी देर विलंब से कहकर आपने गलत काम किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास पहुंच गया। बातों बातों में वह सब भी अपनी मंत्री पुत्र को पद्मावती से हुई बात कह सुनाई। इस पर मंत्री पुत्र बहुत नाराज हुआ कि उसने यह बात उसे क्यों बताई। सवेरे नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी पद्मावती की एक सखी ने हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र को कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उनकी स्वामिनी भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह वहां से चली गई। मंत्री पुत्र ने दासी के जाने के बाद एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर राजकुमार ने विस्मित होकर मंत्रीपुत्र से पूछा, मित्र, यह क्या है? तब मंत्रीपुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारे को पहचान लिया था, इसलिए तुम्हें उसने प्रेम के बीच बाधा समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए। इसी बीच शोर उठा कि राजा का छोटा बेटा मर गया है। मंत्रीपुत्र ने
राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ, वहाँ तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। तब वह बेहोश होते ही उसके हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पे दाग देना और उसके गानों की गठरी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते में यहाँ चले आना। इसके बाद की बात मैं बताऊंगा। राजकुमार ने वैसा ही किया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्रीपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, अब तुम इन आभूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इनका दाम इतना अधिक बताना कि कोई इसे खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़ें तो बिना घबराए हुए कहना, मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। राजकुमार बाजार में गया और उसने वैसा ही किया। उधर पद्मावती के पकड़े जाने के डर से उसने अपने गानों की चोरी होने का शोर मचा दिया। नगर के रक्षक उसके गाने ढूंढ रहे थे। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए हैं, जिसमें यह हार भी था। इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए दिया है, मुझे दिया है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। राजकुमार ने कहा। तब नगरपाल वहाँ से आया तो तपस्वी रूप मंत्रीपुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया। यहाँ कैसे इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उसमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिसके मन को के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो उसे उस पर क्रोध आ गया। मैं मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किस काम का नहीं है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए भेज दिया है। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा। उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। वह हार स्वयं राजा ने ही पद्मावती को उपहार में दिया था। तब राजा ने अपनी एक दासी को यह देखने के लिए भेजा कि वह पद्मावती के शरीर पे परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं है। वृद्धा दासी ने परीक्षण करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे की मारकर खा गई है। तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्रीपुत्र ने के कहने पर राजा ने पद्मावती को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। तब वन में निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने समझ लिया कि मंत्रीपुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम को राजकुमार और मंत्रीपुत्र घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उसे घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने इतनी कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिया जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यही जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने मौन न रहने की शर्त जानते हुए भी भय से उसने कहा, योगेश्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है, सारा पाप राजा का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? राजा करोड़पति राजा होने के लायक ही नहीं था। विक्रम ने कहा,
उसने जिसे चोर के सामने सामान के साथ पकड़ा उसके ही कथन को सत्य मान लिया, क्योंकि वह तपस्वी वेश में था। उसने राजधर्म का पालन करते हुए सारे मामले को अच्छी तरह परीक्षण करवाने का भी यत्न नहीं किया। यह उनका धर्म था, इसलिए अपने धर्म का पालन न कर पाने के कारण पापी वही हुआ। शेष तो स्वभाववश कार्य कर रहे थे। राजकुमार अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। वह उससे शादी करना चाहता था। पद्मावती अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहती थी और मंत्रीपुत्र अपने मित्र को और स्वामी की रक्षा कर रहा था। इनमें से कोई भी पापी नहीं है। विक्रमादित्य का मौन भंग होते ही बेताल उड़कर फिर पेड़ पर जा लटक गया।